गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस सीरीज में हम देख रहे थे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 जो एनुअल वार्षिक परीक्षा था बिहार बोर्ड का 2024 का जो एनुअल एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों का हल देख रहे थे। पहला वीडियो में 1 से लेकर के 25 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। दूसरा वीडियो में 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल दे दिया गया है। इस तीसरा सीरीज जो है, इस सीरीज में हम देखने वाले हैं 51 से लेकर 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल विस्तार में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो प्रश्न बीच में आपको पूछा जाता है उन प्रश्नों का जो उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर दीजिए, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 70 तक के सभी प्रश्नों का हल, है ना। 50 तक हम देख चुके थे, अब हमको देखना है 51 से। तो देखिए 51 नंबर जो प्रश्न है वो है क्लोरोएमीन टी, लिखा है क्लोरामाइन टी, है ना। क्लोरामाइन टी इज़ एन, यानी क्लोरामाइन टी जो है वो क्या है। तो क्लोरामाइन टी जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट है। क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, और इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है, लेकिन अधिकतर इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है ना। डिसइंफेक्टेंट का यूज कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, किसी भी पदार्थ के या मैटर के जो सरफेस पे बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए। जैसे एक तरीके से अल्कोहल का भी यूज है सो डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। जैसे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का काम क्या होता है कि हम लोग अपना हाथ में लेके रब करते हैं तो वो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, बैक्टीरिया एंड जर्म्स को वो डिस्ट्रॉय करता है ना। कौन? डिसइंफेक्टेंट। तो जो क्लोरोएमीन टी है, क्लोरोएमीन टी जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है ना। एनाल्जेसिक के बारे में हम बताए हैं, एंटीपायरेटिक के बारे में बताए हैं। जैसे एनाल्जेसिक क्या है? ये जो है वो पेन किलर, जितना भी मेडिसिन आता है उसको हम, जैसे ब्रूफेन है, आइब्रूफेन है, ये सभी मेडिसिन एनाल्जेसिक के कैटेगरी में आता है। एंटीसेप्टिक में वही है जो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए होता है, और एंटीपायरेटिक मतलब कि जो क्या बुखार को कम करता हो, एंटीपायरेटिक, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है। तो जो हाइड्राजीन है ना, हाइड्राजीन मेडिसिन का जो उपयोग है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के इलाज में होता है। किसके इलाज में? ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। मलेरिया के इलाज में क्लोरोक्वीन का यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोक्वीन मलेरिया के इस्तेमाल में। और यहाँ पे जो हाइड्राजीन है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के इलाज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एल्कलाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोलाइड? तो ऑप्शन है निकोटीन, एट्रोपिन, कोकेन, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है ना वो एल्कोलाइड का उदाहरण है। ये सभी के सभी जो हैं वो एल्कोलाइड के उदाहरण हैं। जैसे हम बता देते थोड़ा सा कि जो निकोटीन है ना, निकोटीन ये तंबाकू में, टोबैको जो है, टोबैको हो गया, इसमें निकोटीन पाया जाता है ना। टोबैको मतलब जो तंबाकू है, तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन नाम का पाया जाता है। निकोटीन एक क्या है? एल्कलाइड है। क्या है? एल्केलॉइड है। इसी तरीके से जो एट्रोपिन है, एट्रोपिन बेलाडोन के पत्तियों में पाया जाता है ना। बेलाडोन के पत्तियों में एट्रोपिन पाया जाता है। कोकीन जो है वो कोकोआ लीव्स में पाया जाता है। ये चीज़ को आप समझ लीजिए कि एल्कोलाइड जो भी पदार्थ में पाया जाता है वो एल्कोलाइड क्या करता है, एक तरीके से एडिक्शन बनाता है। क्या करता है? एडिक्शन। एडिक्शन मतलब क्या? लत क्रिएट कर देता है। जैसे एक व्यक्ति अगर टोबैको यानी खैनी का यूज कर रहा है तो एक बार खा लिया, दो बार खा लिया तो उसको क्या है, आदत सी
लग जाती है। तो ये जितना भी नशीली चीज़ होता है ना, जिसमें नशीली चीज़ होता है, जैसे हम कह रहे हैं, इसके अलावा भी आपको बता रहे हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी में जो है वो कैफ़ीन नाम का, चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन नाम का एल्कोलाइड पाया जाता है। तो चाय और कॉफ़ी का भी देखिए बहुत लोगों का लत लग जाता है, आदत लग जाता है कि अगर वो चाय कॉफ़ी सुबह शाम लेने लगें तो दिन भर में कई के आदमी 8-10 कप है सो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये है सो एक तरीके से एडिक्शन कॉज करता है, लत लग जाता है इसका, है ना। तो जो कैफ़ीन है वो चाय में और चाय में आपको मिलता है, कॉफ़ी में मिलता है। इसके अलावा कोला वगैरह जो है, कोकोआ जो जिस चॉकलेट जिस बनता है, बच्चे चॉकलेट के लिए एडिक्टेड कैसे हो जाते हैं, उसमें कोकोआ मिलाया जाता है, तो वो है सो लत के अधीन कर लेता है। तो यहाँ पे जो है निकोटीन है, कोकेन है या एट्रोपिन है, ये सभी के सभी एल्कोलाइड के उदाहरण हैं। ठीक है, एल्कोलाइड क्या है? एल्कलाइड ये सभी में पाया जाता है। किसमें? जैसे निकोटीन हम बताएं, सबका तो बता ही दिए कि निकोटीन जो है आपका टोबैको में पाया जाता है, एट्रोपिन आपका बेलाडोन के पत्तियों में पाया जाता है, और कोकेन जो है वो आपका कोकोआ लिप्स में पाया जाता है। तो सभी के सभी एल्कोलाइड हैं। अगला प्रश्न है 54, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबड़ है? तो यहाँ पे जो प्राकृतिक रबड़ देखिए, आइसोप्रीन दिया हुआ है, आइसोप्रीन है, नाइट्रोसेल्यूलोज है, पॉलीथीन है और बेकेलाइट है। तो जो आइसोप्रीन है ना, ये नेचुरल रबड़ का उदाहरण है। आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबड़ का उदाहरण है। और आइसोप्रीन का जो है वो मोनोमर क्या होता है? तो आइसोप्रीन का जो मोनोमर होगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसको बोलेंगे 2 पे मिथाइल हुआ, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल। तो जो आइसोप्रीन का मोनोमर यूनिट होता है वो होता है 2 मिथाइल और 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मतलब क्या? एक पे और 3 पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन वाला ब्यूटाडाइन हो गया। यानी कि आइसोप्रीन का जो मोनोमर होता है वो होता है 3 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, सॉरी 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 3 नहीं, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये होता है आइसोप्रीन का क्या? मोनोमर। हम फॉर्मूला भी लिख दिए, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 को, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के पूछा गया है कि नायलॉन बनाने में यूज होता है, यानी नायलॉन का मोनोमर के बारे में पूछा गया है। तो नायलॉन का जो मोनोमर होता है वो एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामिथाइलिन डायमीन, यानी कि NH2N CH2 6 होल होता है और फिर से NH2, ये है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन और 2 अमीन है, ये होता है प्लस एडिपिक एसिड होता है। एडिपिक एसिड मतलब HOOC CH2 का होल 4 COOH। ये दोनों जो है वो नाइलॉन 6 का या नाइलॉन का मोनोमर होता है। नाइलॉन 6 है ना, याद रखिएगा, नाइलॉन 6 का मोनोमर जो है वो होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पे जब ये आप ऑप्शन में ढूंढिएगा तो ऑप्शन है एथिलीन, ब्यूटाडाइन, एडिपिक अम्ल और आइसोप्रीन। तो एडिपिक एसिड ही जो है वो नायलॉन बनाने में इस्तेमाल होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 56 को देखते हैं। F2CF2 ये किसका जो है सो मोनोमर है? ये मोनोमर होता है टेफ्लॉन का, है ना, ये चीज़ आप जानते हैं, टेफ्लॉन का मोनोमर है ये। टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसका नाम है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये जो है वो मोनोमर होता है किसका? टेफ्लॉन का, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे देखिए, इसके अलावा हम बता रहे हैं नायलॉन 6 का भी जिक्र कर दिए थे ऊपर।
नायलॉन 6 का जो है सो मोनोमर क्या होता है, हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन, जो हम लिख दिए थे NCH2 का होल 6 और NH2, ये हो गया हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन। और एडिपिक एसिड CH2 का होल 6 COOH, दो तरफ एसिड होगा और ये 4 होगा, 4 यूनिट होगा। एडिपिक एसिड में जो CH2 है वो 4 होता है और हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन में CH2 6 होता है। तो ये दोनों जो है वो नायलॉन 6 का, नायलॉन का मोनोमर हो गया, नायलॉन 6 का मोनोमर हो गया। टेफ्लॉन का हम बता दिए कि ये मोनोमर होता है। ग्लाइप्टल का अगर आपसे मोनोमर पूछा जाए, है ना, तो ग्लाइप्टल का जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड होता है। कौन, जैसे देखिए ग्लाइप्टल का अगर मोनोमर पूछा जाए, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न एकदम रिपीट होता है, इसीलिए हम ऐसा आपको बता दे रहे हैं कि ग्लाइप्टल का मोनोमर जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसके साथ जो है वो यूज होता है थैलिक एसिड। कौन यूज होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड COOH, और यहाँ पे COOH, ये है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड है ना, पैथैलिक पढ़ाता है लेकिन थैलिक बोलते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, PHTHALIC, यानी थैलिक है, थैलिक एसिड। तो ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि ग्लैप्टल का मोनोमर क्या होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, ये ग्लैप्टल का हो गया। और ब्यूना एस जो है, बुना एस, इसका मोनोमर क्या होता है, तो बुना एस का मोनोमर होता है 1,3, इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये होता है, प्लस अस्टायरिन होता है। क्या होता है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, अस्टायरिन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये चीज़ अस्टायरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन जो है वो बुना एस का मोनोमर होता है। यहीं पे यदि आपसे पूछता कि बुना एन का मोनोमर क्या होता है, तो बुना एस में 1,3 ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन होता है। अगर बुना एन पूछा जाता तो 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ क्या हो जाता, एक्राइलोनट्राइल, यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCN, है ना, एक्राइलोनट्राइल, ये चीज़ यूज होता है। ये दोनों को जब मोनोमर यूज करेंगे तो बनेगा बुना एन, और इसको यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन को यूज करेंगे तो बनेगा बुना एस। आप समझ गए होंगे, दोनों चीज़ हम बता रहे हैं, बुना एन के लिए मोनोमर और बुना एस के लिए एन के लिए क्या बताएं, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनट्राइल, है ना, जिसका फॉर्मूला हम लिखे थे CH2 डबल बॉन्ड CHCN, है ना। और बुना एस के लिए क्या बताएं कि 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस अस्टायरिन, ठीक है। अस्टायरिन का फॉर्मूला क्या लिखे थे, बेंजीन रिंग और ऊपर CH2 डबल बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी हो जाता है। और ये दोनों में बुना एन में तो ये सेकेंड मोनोमर हुआ, पहला मोनोमर क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन, ये दोनों में होता है। जब इसके साथ हो जाएगा तो बुना एस हो जाएगा, जब ये इसके साथ हो जाएगा तो बुना एन हो जाएगा। क्लियर है, सभी का हम बता दिए, ये तो टेफ्लॉन का हुआ, बाकी सभी का मोनोमर हम बता दिए। ये चीज़ें आप कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट प्रश्न 57 जो है वो हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा यानी क्रिस्टल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड, तो डायमंड एक कोवेलेंट क्रिस्टल है। क्या है, कोवेलेंट क्रिस्टल है ना। डायमंड का यदि आप लोग स्ट्रक्चर ढूंढिएगा तो डायमंड जो बनता है वो इस तरीके से
कोवलेंट स्ट्रक्चर में डायमंड बनता है ना। कोवलेंट स्ट्रक्चर में डायमंड ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी है, बॉन्ड बनाने की क्षमता काफ़ी हाई होता है। इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, इसी तरीका का लेयर जो है लेयर बाय लेयर होता है। जैसे एक लेयर इसको बनाए थे, एक लेयर नीचे बनाते हैं, वो सभी लेयर आपस में ज्वाइंट रहते हैं, है ना, वो ग्रेफाइट हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्रिस्टल है। तो जो हीरा है वो सहसंयोजक रवा है, यानी क्रिस्टल क्या है, कोवलेंट क्रिस्टल है। नेक्स्ट प्रश्न 58 को देखिए। NaCl रवा की संरचना है। तो NaCl क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा वो फेस सेंटर्ड क्यूब होगा। क्या होगा? फेस सेंटर्ड क्यूब। पहले वीडियो में हम बता दिए हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूब में जो पैकिंग इफिशियंसी है, यानी पैकिंग की दक्षता कितना होता है, वो आप कमेंट में बताइए। और फेस सेंटर्ड क्यूब में जो वॉइड्स है उसका कितना प्रतिशत होता है, वो भी आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। और NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सभी भी आप एकदम, ये सभी प्रश्न करवा दिया गया है। कई वीडियो जो है सो हम जितना भी प्रीवियस सारे प्रश्न रिपीटिंग वाले हैं। बार बार कहते हैं कि बोर्ड जो है सो अपने प्रश्नों को रिपीट करता है, तो ये सभी प्रश्न पीछे के प्रश्नों में पूछ लिया गया है और उसको भी वहाँ हम सॉल्यूशन करवा ही दिए हैं, है ना। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूब। कैसा? सॉरी, ये नहीं, फलक केंद्रित घनाकार होगा, ये नहीं, बी नंबर सही होगा, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूब। 59 को देखिए। निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। तो जो ग्लास है ना, वो ग्लास है या पीच है, ये सभी जो पीच, ग्लास, ये सभी अमोर्फस सॉलिड के उदाहरण होते हैं। बाकी ग्रेफाइट क्या है? क्रिस्टल है। डायमंड क्या है? क्रिस्टल है। कॉमन सॉल्ट मतलब कौन? NaCl। NaCl भी क्या है? क्रिस्टल है। अभी पढ़े थे ना क्रिस्टल, NaCl का स्ट्रक्चर FCC होता है। तो बाकी सभी तीन जो हैं वो क्रिस्टल हैं, और ग्लास जो है वो क्या है? अमोर्फस सॉलिड का उदाहरण होता है। 2 नंबर वाला में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल और अमोर्फस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सभी चीज़ों को आपको है सो देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरा हुआ रहता है, यानी एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फेयर्स। तो 6 होगा आंसर। देखिए कितना होगा? 6। जैसे बात यह है कि 3 गोला वाला अगर एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे बनाए और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट बनाना है। देखिए अब इसको जो बनाए हैं ना, ये 3 गोला वाला को जस्ट इसी के ऊपर ला के रख दें अगर, कैसे रखेंगे? तो एक गोला यहाँ आएगा, पकड़ के लाएंगे तो दूसरा गोला यहाँ आएगा और तीसरा गोला जो है सो यहाँ आएगा। तो इसके बीच में जो ये वॉइड खाली स्थान जो बच रहा है ना, वो कितना से घिर जाएगा? 6 एटम से घिरेगा। ये बात को उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि इसी को यहाँ पे उठा के शिफ्ट कर दिए हैं इसके ऊपर, 3 नीचे से और 3 ऊपर से। तो बीच में जो खाली स्थान बच रहा है वो लगभग टोटल 6 एटम से घिरा हुआ है। तो जो वॉइड्स हुआ, खाली स्थान हुआ किस में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, वो कितना एटम से घिरा रहता है? 6 एटम से। याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना है कि अष्ट दिखेगा तो 8 को जैसे यहाँ टिक कर दिया गया है, तो वैसे अष्ट देख के 8 को नहीं टिक करना है। अष्ट फलक मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना? 6। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 को। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है ना। तो जो टेम्परेचर पे यहाँ दिया गया है ना, जितना भी कौन कौन सा दिया गया है, मोलरता है, नॉर्मलिटी है, और क्या है, फॉर्मलिटी है, और मोलालिटी है। ये सभी में जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहने वाला, यानी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहने वाला कौन है? टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहने वाला जो है वो मोलालिटी है। कौन है? मोलालिटी। मोलालिटी क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg। कितना? 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये इस चीज़ को आप सुन लीजिए कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब केजी और ग्राम में सॉल्वेंट लिया गया हो तो उसको बोलते हैं मोलालिटी,
और मोलालिटी ही है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट है। मोलालिटी किसको कहते हैं? ये केजी में नहीं लेकर के लीटर में रहता, कि 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट है वो 1 लीटर में या 1000 ml में जब डिजॉल्व किया जाए, लीटर और ml में जब बोलेगा तो मोलारिटी, केजी और ग्राम में जब बोलेगा तो मोलालिटी। लिट्टी चोखा खाते हो तो केजी और ग्राम वाला, रीटी वाला क्या होगा? ml में। याद रखिएगा, कई बार डिफिनेशन ही 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन होता है? मोलालिटी। नेक्स्ट प्रश्न 62 को देखिए, निम्नलिखित में कौन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? यहाँ पे प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो तो डेविएशन नहीं शो करेगा, तो ये सेम है, इसमें लगने वाला सभी पर बॉन्ड जो बल है वो एक प्रकार का होगा। ये क्या है? बेंजीन है और टॉलिन है। इस चीज़ को देखिए, ये ए नंबर जो है वो बेंजीन है, C6H6 बेंजीन, और बेंजीन पे एक CH3 लग जाता है तो क्या बोलते हैं? टॉलिन। और यहाँ पे बेंजीन हो गया और टेट्रा क्लोरोमीथेन हो गया। यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल। तो इसमें है ना, इसमें जो है वो जो लगने वाला बल है, ये दोनों के घोल में जो लगने वाला बल है वो क्या? असमान होगा, और असमान लगने के कारण ये जो है वो रॉल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डिविएशन यही देता है। कौन? सी नंबर। यानी कि क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल का जो घोल है वो रॉल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन देगा। बाकी ये है और ये है, ये सभी आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करते हैं, यानी लगने वाला बल जो है वो लगभग एक समान पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 63 को। किसी विलयन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं? प्रासरणी दाब मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। प्रश्न देख लिए इंग्लिश में, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही बात हो रहा है। ऑस्मोटिक, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना किसी भी सॉल्यूशन का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई इज इक्वल टू IRTC, ऐसा होता है इक्वेशन। तो इससे मिलाइए ना, कौन मिल रहा है? पाई। जैसे इसी को कैसा लिख सकते हैं? या तो एक बार R को पाई के नीचे ले आए, या T को ले आए, या C को ले आए। तो देखिए पाई के नीचे C आ सकता है, तो यहाँ अगर C आ जाए तो पाई बटे C, है ना। और I कभी कभी है सो कोई इक्वेशन में नहीं दिखाता है, I नहीं दिखाता है, तो C को जब पाई के नीचे ले गए तो पाई बटे C RT हो गया, यानी कि B नंबर सही हो जाएगा। समझ गए क्या हम बोल रहे हैं? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी सॉल्यूशन का, उसको दिखाते हैं पाई इज इक्वल टू IRTC से, है ना। लेकिन आई जो है सो कभी कभी नहीं दिखता है, तो पाई जो है अगर सी को नीचे ले आए तो RT के बराबर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो किसी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन यही होता है, याद रखिएगा। 64 प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो देखिए ना, ये प्रश्न है सो कल ही हम बताए हैं। शुष्क AgO2 यानी सिल्वर ऑक्साइड के ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो है अगर आप अभिक्रिया कराइएगा, जैसे देखिए CH3 को एक Br ले लीजिए, है ना, और यहाँ पे इसको अभिक्रिया कराइए Ag2O से, तो इसका 2 मोल हम ले रहे थे, किसका? मिथाइल ब्रोमाइड का 2 मोल लेंगे, तो ये जो है ना BrAg के साथ मिल के क्या निकल जाएगा? 2 मोल AgBr निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2 मोल AgBr, ये बाय प्रोडक्ट हो गया। और ये बचा जो CH3 बीच में O आ जाएगा, O और फिर इधर से CH3, यानी बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। ईथर बनता है, वही ना पूछ रहा है, ईथर बनता है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से, ये एल्काइल हैलाइड है, कराने पर ईथर बनता है? तो किसकी अभिक्रिया? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की। समझ गए? इसी अभिक्रिया को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस, याद रखिएगा।
विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, समझ गए कि जो अल्काइल हैलाइड है उसका अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराने पे क्या बनेगा, ईथर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिए थे, इथाइल ब्रोमाइड भी लिया जा सकता है, C2H5Br। याद कैसे रखना है कि इसका 2 मोल लेते हैं सर, इसका 2 मोल किसका, मिथाइल अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लेंगे, प्लस Ag2O के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो यही इसका 2 मोल लिए हैं चूँकि, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5 और 2 मोल AgBr निकल जाएगा। ये बन गया डाइथाइल ईथर। तो ईथर बनाने के लिए इस विधि का यूज होता है विलियमसन सिंथेसिस का, है ना। समझ गए। उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए कुछ उपाय तो ज़रूर निकाला जाएगा, है ना। 65 का है कि इसका IUPAC नाम क्या है। तो IUPAC नाम क्या है, जब गिनेंगे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4, ये 2 होगा। तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी कहाँ पे है, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन वाला 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूट होगा। और चूंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए Al होता है ना, ब्यूटानल होगा। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। समझ गए। 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन वाला ब्यूट, है ना, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब ब्यूटेन आएगा। और एल्डिहाइड के लिए अंतिम में जो सफिक्स होता है वो Al होता है, यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 66 है। फॉर्मलिन एक व्यापारिक नाम है, यानी पूछा गया है कि फॉर्मलिन इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ। तो फॉर्मलिन जो है ना 40% मेथेनल का जलीय घोल होता है। याद रखिएगा ये चीज़ कि पूछा जाएगा अगर फॉर्मलिन क्या है, तो 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड के 40% जलीय घोल को ही क्या बोलते हैं, तो सर फॉर्मालिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मालिन। ये चीज़ याद रखिएगा कि फॉर्मलडिहाइड के 40% एक्वस सॉल्यूशन को ही फॉर्मलिन कहते हैं। जैसे तुम लोग को लाइव में कभी कभी जाते होगे तो देखते होगे कि शीशा में, एक शीशा का इतना बोतल रहता है गोल गोल या चपटा, उसमें बहुत सारे जीव या फिर छोटे छोटे जीव, सांप वगैरह है या फिर अलग अलग मछलियां हैं, कॉकरोच है, झींगा है, वो जिंदा डाला हुआ रहता है और उसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है ना। तो वो जो लिक्विड है ना वो मुख्यतः फॉर्मलिन ही रहता है। यानी फॉर्मलिन जो है 40% एक्वस सॉल्यूशन किसका, मेथेनल। मेथेनल किसको बोल रहे हैं, मेथेनल मतलब HCOH। एल्डिहाइड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर्मलडिहाइड कहते हैं। फॉर्मलडिहाइड का ही नाम मेथेनल भी है। तो इस मेथेनल का जब 40% एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका नाम होगा फॉर्मलिन। और इस फॉर्मलिन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है नेचुरल टिश्यूज़ का प्रिजर्वेशन में। नेचुरल टिश्यूज़ मतलब जो जीव जंतु हैं उनके टिश्यूज़ का प्रिजर्वेशन में किया जाता है। प्रिजर्वेशन मतलब उसके संरक्षण में। इसीलिए देखिए कि बॉटल में रखा गया जो कीड़े, अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जो क्रैब्स होता है या फिर झींगा वगैरह होता है, वो ख़राब नहीं होता है। जब तक सॉल्यूशन में एयर कहीं से लीक ना कर जाए तब तक वो ख़राब नहीं होता है। समझ गए, है ना। 67 नंबर प्रश्न है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो याद रखिए जब भी एल्डिहाइड को हम, एल्डिहाइड मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या, फंक्शनल ग्रुप COH, इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे ना, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, COH में सिर्फ यहाँ O आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड में, और फर्दर फिर ये एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिए कि जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा और जब
यानी कंट्रोल ऑक्सीडेशन जब किया जाएगा तब तो अल्डिहाइड बनेगा, और अनकंट्रोल किया जाएगा तो ये भी एसिड ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन, तो अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एक अम्ल बनेगा, एसिड बनेगा, है ना। ये बात को समझ गए हम। 68 नंबर प्रश्न है कि क्लोरेटोन बनता है, किसके बारे में पूछा गया है, क्लोरेटोन के बारे में। तो क्लोरेटोन जो है इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है, तो एसीटोन के साथ। क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ होती है, एसीटोन के साथ। जैसे देखिए ना, एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है सर C, एक H इधर, Cl और Cl, यहाँ पे H है ना। अरे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ भी Cl, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये एसीटोन हो गया। जब ये दोनों का अभिक्रिया कराएंगे ना, किसके उपस्थिति में, कोई बेस ले लेते हैं, जैसे KOH ले लेंगे बेस, तो बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो बाकी जो ये तीन है वो यहाँ आके जुटेगा और फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, दोनों मिल के जो बनेगा वो बनेगा, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा कि OH यहाँ पे आ जाएगा, CH3 ऐसे बन जाएगा, CH3 ये कीटोन वाला इनोल में अब कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो है वो 3Cl आ जाएगा, 3Cl। ये ग्रुप आया है कहाँ से, क्लोरोफॉर्म से, और ये ग्रुप आया है कहाँ से, एसीटोन से। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे बन रहा है। तो जो एसीटोन है ना वो CH3COCH3 ऐसा है। जब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर खुल जाएगा, मतलब O पे माइनस आएगा, और O पे माइनस आएगा तो इसके साथ H आके मिल जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड यहाँ डबल दिख रहा है ये सिंगल हो जाएगा। जब ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला चीज़ बन गया ना, दो मिथाइल ग्रुप और एक OH, और पीछे से आके कौन जुटेगा, तो पीछे से आके जुटेगा सर ये वाला ग्रुप, तीन तरफ क्लोरीन। समझ गए। तो इसी को बोलते हैं क्लोरोटोन, है ना। किसके साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया कराते हैं एसीटोन से, तब बनता है क्लोरोटोन। नाम ही मिल रहा है, कीटोन वाला ही होगा ना, टोन किससे, कीटोन से। ये चीज़ याद रखिएगा, छोटा छोटा ट्रिक है जो आपको खुद से बनाना है। 69 है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का समान ही सूत्र है। तो इसको निकालने का बोला है कि संतृप्त है यानी सेचुरेटेड होना चाहिए, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और मोनोकार्बोक्सिलिक यानी एक COH एसिड ग्रुप एक होना चाहिए, और संतृप्त होना चाहिए। तो जैसे संतृप्त में एक उदाहरण लेते हैं CH3 का, तो इसको निकालिए ना, C और C, अगर CN हो तो H, अगर N हो, जैसे 2H हुआ तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 4, यानी 2N हुआ, और 2O है तो O2। इस बात को आप समझ रहे हैं कि C जब N है, जब C अगर 2 लेंगे तो C2 होगा, H 2 दूनी 4 होगा, और O2। तो ये जो बनेगा वो बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा, है ना, क्या बनेगा, इसका एसिटिक एसिड का बनेगा। इसके जगह पे फिर कुछ भी ले सकते हैं, N के जगह पे अगर C3 ले लें, N3 ले लें तो H6 होगा, O2 होगा, तो ये जो बनेगा प्रोपोनिक एसिड बनेगा। समझ रहे हैं बात को। तो फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2nO2, मिलाइए कौन मिल रहा है, CnH2n, O सिंगल है, CnH2n, O सिंगल है, CnH2nO2, C नंबर सही हो जाएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो क्या करना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, सबसे जो छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड लिख लिए। अब इसमें कार्बन कितना है, तो सर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, सर हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2। इसी फॉर्मूला को किसी एक से मिला लेना है। N के जगह में अगर 2 के जगह में अगर N रखेंगे तो 4 के लिए क्या होगा, 2N होगा, और O2। देखिए
इस तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं तो याद रखेंगे तो बिल्कुल याद रखिए आप कि ये होता है। 70 और लास्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्यूश। तो इसका जो है ना, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCOH, है ना। फॉर्मिक एसिड अपने एसिड का सबसे लोअर मेंबर का एसिड है, उसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड भी अपने एल्डिहाइड ग्रुप का सबसे लोअर एल्डिहाइड है। ये दोनों को जब डिस्टिंग्यूज करना है तो इसका अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला आप लोग को याद है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है ये। तो इसका अभिक्रिया जब करवाएंगे ना, तो देखिए जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये अभिक्रिया करने के बाद, जैसे इस चीज़ को लिखते हैं ऐसे, क्लियर ही थोड़ा कर देते हैं। क्लियर क्या कर देते हैं कि जब फॉर्मिक एसिड का सर HCOOH फॉर्मिक एसिड हो गया, इसका अभिक्रिया जब NaHCO3 के साथ कराया जाएगा, तब ये जो है सो अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट OONA, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और वाटर बनेगा। समझ गए? जब फॉर्मिक एसिड का अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराया जाएगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो अपने आप पता चल जाएगा, जैसे किसी परखनली में अभिक्रिया कराएंगे तो उस परखनली से गैस निकलता हुआ दिखेगा, तो समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सो परीक्षण कैसे करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो एक जलता हुआ जो माचिस की तिल्ली है उसको इसके ऊपर ले जाएंगे तो वो तिल्ली बुझ जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये तिल्ली जब बुझ जाएगा तो समझ जाएंगे कि कार्बन निकल रहा है, मतलब अभिक्रिया हो गया है। और जब अभिक्रिया हो गया तो वो कौन होगा, फॉर्मिक एसिड होगा, तभी ना अभिक्रिया किया। जैसे एक बीकर लेंगे और बीकर में डालेंगे पहले किसको, फॉर्मिक एसिड को। किसको डालेंगे, फॉर्मिक एसिड को, HCOOH को। और फिर ऊपर से ऐड कर देंगे किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। उसके बाद देखेंगे कि गैस निकलता है क्या। यदि गैस निकलेगा तो उस गैस में एक जलता हुआ माचिस का तिल्ली ले जाएंगे और वो तिल्ली यदि बुझ जाता है तो समझेंगे कि CO2 गैस निकला है। और जब CO2 गैस निकला है तो ये कौन होगा, फॉर्मिक एसिड। ये बात समझ गए? क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइड है ना बच्चों, सर जी जो एल्डिहाइड है उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करता ही नहीं है। एक तो अभिक्रिया नहीं करेगा, जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो समझेंगे कि वो फॉर्मल्डिहाइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो समझेंगे कि वो फॉर्मिक एसिड है। क्लियर? क्लियर है। तो किससे पता चल रहा है, बारी बारी से अभिक्रिया फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड का किससे करवा रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों का हल आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी प्रश्न का हल आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, है ना। कुछ तो उपाय किया जाएगा समझाने की विधियों में, या और कुछ सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे हम, है कि नहीं। अब इसमें जो बचता है 70 तक ही, चूँकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इसके बाद जो 1 से लेकर के 20 तक जो है वो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसमें यदि आप चाहते हैं, जैसे प्रश्न देख लीजिए कि रोजेनमंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है ये सभी। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये सभी ये पूछा गया है। इसमें जो है सो देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर पे, कि इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी क्या होती है। तो इसको तो हम बता ही दिए हैं कि सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी चीज़ को लिख देना है और ये सीरीज लिखना है। बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग में क्या करेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ लिख देंगे, लाइन से 20 लाइन लिखेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो नहीं लिखेंगे, तो नंबर मिलेगा ही नहीं। कितना मिलेगा, 2 नंबर में एक आध नंबर देख के मिल सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ऑर्डर है वही नहीं लिखा जाता है। रोजेनमंड है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है,
किसके किसके बीच? नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस में आप पढ़े होंगे, ये पेप्टाइड लिंकेज इसको बोलते हैं। तो कैसे बनता है इसके बारे में बताना है, एक दो जैसे कि 2-3 मॉलिक्यूल का पेप्टाइड लिंकेज करके दिखा देना है। इसमें देखिए क्रिप्टन और जेनन का जो है सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता का वर्णन करें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे नहीं कितना इसका अभी यूज हो गया है चोर को पकड़ने के लिए। मान के चलिए कोई चोरी किया या कोई मर्डरर है, गन पॉइंट पे उसका फिंगरप्रिंट का निशान है, तो उससे उसका डीएनए पता चल सकता है, या उसका शरीर का किसी भी चीज़, एक नाखून या हेयर का ही नहीं, किसी बाल ही का ही नहीं चोर का मिल जाए, तो वो सभी चीज़ से क्या करते हैं हम लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और जीता जागता उदाहरण क्या है कि जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 नन्हे नवजात शिशु का जन्म हुआ और दोनों बच्चे यदि आपस में मिक्स हो गए, जैसे इसका पेरेंट्स ए है इस बच्चा का, और इस बच्चा का पेरेंट्स बी है। अब ए का मानना है कि बी जो है वो मेरा बच्चा को बदल लिया, है ना। ए का मानना है कि जो बी है वो मेरे बच्चा को बदल लिया। अधिकतर ऐसा होता है कि मान के चलिए इसका लड़का हुआ, अभी जेंडर बायसनेस जो है, जेंडर बायसनेस के कारण सब का चाहता है कि लड़का हो, तो इसका अगर लड़का हुआ इसकी लड़की हो गई, तो ये अगर इसका आरोप है कि ये बदल लिया, तो सही पेरेंट्स का जानकारी किसके थ्रू करेंगे? ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। उसी से पता चल जाएगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो बच्चा है, वो किस पेरेंट्स से उसका डीएनए मैच कर रहा है, यानी डीएनए के गुणसूत्र जो हैं, जीन्स जो हैं, वो किससे मैच कर रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न 2 नंबर वाले काफ़ी ही अच्छे प्रश्न एक तरीके से कहिए यहाँ पूछा गया है। देखिए कि कंडेंसेशन और संश्लेषण यानी कि सिंथेटिक और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है। तो आप ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे। यदि आप इन प्रश्नों का भी उत्तर हमसे चाहते हैं, है ना, इन प्रश्नों का भी उत्तर 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले प्रश्नों का भी उत्तर यदि आप हमसे चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए कि सर इन प्रश्नों का भी हल आप करवा दीजिए, तो हम भरपूर कोशिश करेंगे। चूँकि मेरा ये वादा है एक प्रकार से कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीके से केमिस्ट्री, जिस तरीके से आप लोग के लिए टफ़ हो जा रहा है ना, टफ़ सब्जेक्ट आप बार बार कह रहे हैं इस चीज़ को, तो उसको आसान बनाना मेरा वादा है। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। वीडियो को यदि आप अंत तक देखे हैं, अच्छा लगा है तो एकदम एक शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। इससे ये बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन यहीं से हमको मिलता है, ये चीज़ जान लीजिए। ना खाना दीजिए ना पीना दीजिए, एक लाइक दीजिए तो लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। एक टीचर के लिए क्या होता है कि स्टूडेंट इंगेज रहें। चलिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा भी कीजिए। अब जो है सो नेक्स्ट सीरीज़ में आपके लिए जो आएगा वो कोशिश करेंगे 2023 वाला जो एनुअल एग्ज़ाम है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल, और नहीं तो आप कहेंगे तो इसी में से 2 मार्क्स वाले सभी प्रश्नों का हल नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।